नमस्कार दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम नगर पालिका अधिनियम पढ़ रहे हैं और हमने अध्याय 11 प्रारंभ कर दिया था, जिसमें हम नगर विकास एवं नगर योजना की बात कर रहे थे और इसमें हम धारा 159 से 172 तक कवर कर चुके थे। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए 179 से स्टार्ट करेंगे और कुछ धाराएँ करेंगे और रेस्ट ऑफ अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। आशा करता हूँ अभी जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा चल रहा होगा, अच्छा रिवीजन भी कर रहे होंगे, जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में भी आ रहा होगा। और चीज़ों को थोड़ा समझो, पढ़ो, रिवीजन करो बार बार चीज़ों को लेके, तो वो उतनी ही रिदम में आ जाएंगे हमारे। और रिदम में आने के बाद हमें थोड़ा आसान लगने लग जाएगी चीज़ें। अंदर का मटेरियल पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आजकल जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आरपीएससी के पैटर्न के हिसाब से, तो वो थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जो अंदर का जो कंटेंट है उस पर फोकस करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ धारा पढ़ ली, उसका नाम पढ़ लिया तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको डिटेल्स में, बिल्कुल डिटेल में जितना चर्चा कर सकते हो, जितना समझ सकते हो उतना करो। और जो जुर्माने वाली जो धाराएँ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखती है, इसलिए जो जुर्माने वाली धाराएं हैं उनको थोड़ा ज़्यादा फोकस पे लिखो और कोशिश कर सको तो एक उन्हें अलग, बिल्कुल एक अलग पेज पे लिखते जाओ कि हाँ भाई हमने ये वाली धारा पढ़ी है और इसके अंदर ये जुर्माने लिखे हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि जब हमें लास्ट टाइम पे रिवीजन करना होगा या हमें कभी बैठे बैठे रिवीजन करना है तो थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम 173 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम स्कीम्स की बात करेंगे कि भाई कोई नई स्कीम कैसे नगर पालिका के द्वारा स्टार्ट की जाती है। स्कीम्स का मतलब जैसे कि सिटी के अंदर नहीं होती कि हाँ भाई ये टाउन प्लानिंग की गई है, ये नई स्कीम निकाल रही है गवर्नमेंट, यहाँ प्लॉट निकाल रही है या फिर यहाँ दुकानें ओपन हो रही है या किसी नई चीज़ के लिए एक पूरी कॉलोनी का जनरेट की जा रही है। तो ये जो स्कीम्स होती है वो नगर पालिका के द्वारा जनरेट की जाती है, बनाई जाती है। तो बात करते हैं सबसे पहले परियोजना या स्कीम्स का बनाया जाना और उनकी विषय वस्तु, उसके अंदर कंटेंट क्या रहेगा उसकी बात की जा रही है। किसमें? धारा 173 के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं ये बनाता कौन है। तो ये बनाएगा कौन? तो नगर पालिका के द्वारा ये कार्य किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? तो ये तो नगर पालिका या उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट में, पूरी नगर पालिका के अंदर भी कोई स्कीम लागू की जा सकती है या फिर नगर पालिका किसी एक वार्ड के अंदर या वार्ड के किसी भाग के अंदर भी ये योजना लागू की जा सकती है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या क्या है? तो देखो, या तो नगर पालिका उस एरिया में कोई सड़कें बनवाना हुआ, पार्क बनवाना हुआ, कोई खेल के मैदान बनवाना हुए, कोई हॉस्पिटल बनाना हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ें जो वहाँ की पब्लिक के लिए एक तरह से सुविधा होती है, इसे बोलते हैं लोक सुविधाएं। तो उन लोक सुविधाओं के लिए, पब्लिक की फैसिलिटीज़ के लिए, पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए काम किए जाते हैं। तो वो काम क्या किए जा सकते हैं? उसके तहत स्कीम्स तैयार की जा सकती है कि भाई पूरे नगर पालिका के अंदर नए टॉयलेट्स बनाए जाने हैं, नए सार्वजनिक शौचालय बनाए जाने, ऐसी चीज़ें नगर पालिका के द्वारा की जा सकती हैं। इसके अलावा और क्या काम हो सकते हैं? तो भूमि का अर्जन हुआ, भूमि का विकास, आरक्षित भूमि या भूमि को पट्टे पे देना या भूमि को बेचना, ये सभी कार्यक्रम भी इसके तहत किए जा सकते हैं इन स्कीम्स के माध्यम से, ठीक है। फिर स्कीम्स में क्या क्या किया जा सकता है? तो भाई नगर पालिका की जितनी भी संपत्ति है उसको रीअरेंज किया जा सकता है कि भाई पहले नगर पालिका का थी, इसके अंदर बोल रखा था भाई कि ये वाला एरिया की जो ज़मीन है इसमें हम सिर्फ एग्रीकल्चर करेंगे या इधर वाले में इंडस्ट्री उगाएंगे या फिर इधर आईटी सेक्टर के लिए दी हुई है, ऐसा कुछ कर रखा था। तो इसमें क्या कर सकते हैं? नगर पालिका स्कीम्स के माध्यम से इनको रीअरेंज कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर हम छोटा सा आवासीय वाला पार्ट भी रखेंगे, रेजिडेंशियल भी रखेंगे कुछ एग्रीकल्चर के साथ में, या फिर एग्रीकल्चर के साथ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी हम तैयार करेंगे। एंड इंडस्ट्री में हम अलग से यहाँ पे एक प्रोसेसिंग से बढ़ा कर मतलब सेज बना सकते हैं या कुछ और छोटी मोटी चीज़ अपडेट की जा सकती है। तो स्कीम्स के माध्यम से ये हो सकता है। इसके अलावा भूमि का लेआउट तैयार किया जा सकता है। जैसे कोई खाली लैंड पड़ा हुआ है गवर्नमेंट का कि भाई ये है नगर पालिका और इधर बहुत सारा सरकारी भूमि पड़ी हुई है, तो इस सरकारी भूमि को किस प्रकार से यूज करना है उसका लेआउट भी इन स्कीम्स के माध्यम से सरकार कर सकती है, सॉरी नगर पालिका कर सकती है, ठीक है। ओके, आगे चले। इसके अलावा और क्या काम किए जा सकते हैं? तो नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में जो जो काम आते हैं वो सारे कार्य किए जा सकते हैं, या फिर राज्य सरकार आपको ऑर्डर दे दे कि भाई आपको ये कार्य भी इस स्कीम के तहत लाना है, तो वो काम के लिए नगर पालिका स्कीम तैयार कर सकती है। तो आया समझ में? कौन सा? धारा 173 क्या कहती है कि मैं नई स्कीम्स रेडी करनी है, नए प्लान रेडी करने हैं और उनका अंदर क्या कंटेंट रहेगा, कैसी रहेगी, उन सब की चर्चा हम 173 के अंदर करते हैं, ठीक है। तो कौन तैयार करेगा? नगर पालिका खुद तैयार करेगी। कहाँ के लिए तैयार करेगी? तो अपने नगर पालिका क्षेत्र या उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए तैयार कर सकती है, ठीक है। कैसे कैसे? या तो पब्लिक फैसिलिटी दे सकती है, कोई शौचालय बनाना हुआ, खेल के मैदान, कुछ भी बना सकती है जो पब्लिक के लिए काम आए। इसके अलावा कोई भी भूमि का अर्जन करना हुआ या भूमि का विकास करना हुआ, कोई भूमि है उसको रिजर्व करना है सरकार के लिए, या कोई पट्टे पे देनी है या किसी ज़मीन को बेचना है, ये सारे काम भी इसके तहत किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्कीम्स के माध्यम से जो संपत्ति है, जो भूमि संपत्तियां हैं, उनको उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है वापस, या फिर उनके लिए लेआउट तैयार किया जा सकता है कि भाई को खाली ज़मीन हो तो उसको किस तरह से यूज लेना है वो तैयार किया जा सकता है।
कौन कौन से काम और किए जा सकते हैं, तो नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में जो जो काम आते हैं वो कर सकते हैं, या फिर राज्य सरकार भी कुछ ऑर्डर दे दे कि भाई आपको ये कार्य इसके तहत करने हैं, तो वो काम भी नगर पालिका के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 173। अब आगे चलते हैं 174 पे, परियोजना या स्कीम्स का तैयार करना। भाई स्कीम्स का हमने रेडी कर लिया, भाई हमने इस काम के लिए हमें स्कीम बनानी है, तो अब उस प्रॉपर स्कीम का एक फॉर्मेट बनाया जाएगा, ड्राफ्ट बनाया जाएगा, भाई स्कीम में ये होना चाहिए, कैसे कैसे किया जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें तैयार करनी है। तो वो कैसे कैसे तैयार की जाएगी उसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो क्या करती है नगर पालिका, नगर पालिका सबसे पहले क्या करेगी, संकल्प जारी करेगी कि हाँ भाई हम ये काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो संकल्प जारी करेगी। और उसके द्वारा 173 के तहत जो अपने ऊपर पढ़ के हैं उस परियोजना को तैयार करने के लिए क्या निकालेगी, आशय का घोषणा पत्र, कि भाई हमें एक ये तैयार करनी है और इसके लिए हम एक वो निकाल देते हैं कि हमें ये वाली जो परियोजना है या जो स्कीम है वो तैयार करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक वो कर देती है, अनाउंसमेंट कर देती है नगर पालिका। उसके 30 दिन के भीतर भीतर क्या करना होता है, नगर पालिका को उसे गजट में पेश करना होता है कि भाई हम ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, 30 दिन के अंदर क्या करना होता है गजट में, ये टाइम ध्यान रखना 30 दिन वाला। फिर नगर पालिका जैसे ही गजट में पेश कर देती है उसके साल भर के भीतर भीतर पूरा कंप्लीट उन्हें क्या तैयार करना होता है, ड्राफ्ट तैयार करना पड़ता है। और ड्राफ्ट तैयार करने का काम किसका होता है, वो सीएमओ साहब का होता है। किसका होता है, सीएमओ साहब का। तो नगर पालिका गजट में पेश कर देगी, गजट में पेश करते ही सीएमओ साहब एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होते ही वो नगर पालिका के लिए जो भी स्कीम है उसका ड्राफ्ट तैयार करवाएंगे एक कमेटी बना के, और उस ड्राफ्ट को तैयार कर दिए 1 साल के भीतर। उसके 1 महीने के अंदर अंदर क्या करना आता है, भाई जैसे ड्राफ्ट बन गया तो ड्राफ्ट को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, भाई साहब न्यूज़पेपर में डाल दिया या पब्लिक नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, ताकि अब तुम देख लो ये हमने स्कीम बनाई है। और अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, अरे आप कुछ संशोधन चाहते हो इसके अंदर, तो आप वो संशोधन हमें सजेस्ट कर सकते हो। तो वो सजेस्ट हमसे लिए जाते हैं। कौन लेगी, नगर पालिका सॉरी, उन सुझावों को लेती है। ठीक है, उन सुझावों को लेती है, देखती है कि क्या प्रॉब्लम्स है, फिर उनका समाधान करती है कि हाँ भाई इसका ये समाधान किया जा सकता है। ठीक है, आपत्ति क्लियर हो जाती है। इसके बाद वो फॉर्मेट प्रॉपरली रीअरेंज हो जाता है। रीअरेंज होने के बाद वो स्कीम का जो प्रारूप है वो नगर पालिका क्या करती है, अनुमोदन के लिए भेज तैयार करती है। भाई अनुमोदन होगा और नगर पालिका के जो अध्यक्ष सदस्य मिलकर उसको अनुमोदित कर देते हैं कि भाई ये सही बनाई गई है। फिर उसके बाद अनुमोदन के बाद उसे गजट में पेश किया जाता है, वही राजपत्र प्रकाशन होता है उसका। और प्रकाशन जिस दिन होता है उस दिन से वो जो स्कीम है वो लागू मान ली जाती है। वो स्कीम क्या हो जाती है, उस दिन लागू मान ली जाती है। ठीक है, पर एक ट्विस्ट ये है, कोई भी स्कीम लागू कर रही है अगर वो नगर पालिका खुद की जमीन पे, जैसे सरकार की खुद की जमीन है और उसके ऊपर कुछ भी करना चाहे, तो उसको ये सारी प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको ना तो जनता को बताना है ना कुछ और। जैसे सरकार की जमीन उसको हॉस्पिटल बनाना है तो बना लेगी ना, किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है उसके लिए। भाई जनता से आपत्ति भी नहीं लेनी, उसको जनता के सामने रखने की जरूरत, जिस दिन बन जाएगा उस दिन इनॉग्रेशन हो जाएगा और जनता को समझ में आ जाएगा। सिंपल है। तो अगर जो स्कीम है नगर पालिका की खुद की भूमि पर होगी तो ये वाली प्रोसेस को लागू करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, ठीक है, अब देखो कंटिन्यू करते हैं। धारा 174 था, परियोजना स्कीम को तैयार करना था। हमने 173 के तहत जो भी दिमाग में आया कि हाँ भाई हमें ये वाला काम करना है, तो उसके लिए क्या करती है नगर पालिका, एक संकल्प पारित करती है। संकल्प के माध्यम से एक घोषणा कर देती है कि भाई साहब हमें ये वाली तैयार करनी है। और उसके 1 महीने के भीतर भीतर वो जो इन्होंने घोषणा तैयार की है उसको गजट में पेश कर देते हैं। गजट में पेश करने के 1 साल के भीतर भीतर सीएमओ साहब उस स्कीम का ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद पब्लिक के सामने रखा जाता है, और पब्लिक 1 महीने के अंदर, जिस दिन उनको सामने रखा जाता है उसके 1 दिन के भीतर क्या करना होता है, उसे जनता से आपत्तियाँ लेनी होती है। आपत्तियाँ लेने के बाद नगर पालिका उन्हें लेती है, लेने के बाद उनका समाधान करती है। समाधान करने के बाद जो उसका स्कीम है उसको क्या करती है, नगर पालिका अनुमोदित करवाती है। स्कीम का फॉर्मेट है वो अनुमोदित हो जाता है। अनुमोदन होने के बाद उसे गजट में पेश किया जाता है, और गजट में पेश होएगा जिस दिन, उसी दिन से वो स्कीम लागू मान ली जाती है। ये वाली प्रोसेस तब लागू नहीं करनी है जब वो जिस पे स्कीम लागू करनी है वो ज़मीन नगर पालिका खुद की है या सरकार की खुद की है, तो ये वाली प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब जनता की ज़मीन है ही नहीं, उनके लिए कुछ सिस्टम ही नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं, ये वाली प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आया समझ में? ये हो गया हमारा 174। आगे चले 175। ये क्या है? एक नई चीज़ है ये, पुनर्विकास योजना। कुछ समझ में आएगा नाम से ही, पुनर्विकास योजना मतलब पहले डेवलपमेंट हो रखा है, मतलब कोई चीज़ बनी हुई है, उसी को अच्छे से डेवलप करने के लिए योजना लाई गई है। तो ठीक है, तो पुनर्विकास योजना। इसलिए सबसे पहले इसको तैयार कौन करेगा? पुनर्विकास योजना को सीएमओ साहब तैयार करते हैं। देखो मोस्टली जो भी अगर तैयार करने वाली बात आएगी ना, भाई इसके पीछे दिमाग लगाना है, तो सीएमओ साहब आ जाते हैं। आगे समझ में? तो सीएमओ साहब क्या करते हैं, उसके लिए स्कीम तैयार करते हैं। तो पुनर्विकास रिहेबिलिटेशन स्कीम, ठीक है। तो सॉरी, रीडेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन तो पुनर्वास हो जाएगा, और ये रीडेवलपमेंट पुनर्विकास।
तो इसमें क्या करना है, तो सीएमओ साहब कब करेंगे ये वाला काम। तो देखो सबसे पहले कोई कॉलोनी है मान लिया अपन ने, ठीक है, ये कॉलोनी है, यहाँ पे मकान बने हुए हैं दोनों साइड और ये बीच में रोड जा रही है। पर ये रोड बहुत छोटी है, उन्होंने देखा नगर की रोड बहुत छोटी है, या फिर इसमें जो मकान का बना हुआ है उनकी बनावट अच्छे ढंग से नहीं है, या सीवरेज की व्यवस्था नहीं है। तो इसकी वजह से सीएमओ साहब को लगता है, संतुष्ट हो जाते हैं कि जो ये मानव बस्ती जो है बसी हुई है उसका निवास संकट में, मतलब वहाँ के निवासियों का जीवन संकट में, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का जीवन संकट में हो सकता है, उनको हानि हो सकती है, उनके जान माल को हानि हो सकती है। तो उस कारण से वो क्या कर सकते हैं, सीएमओ साहब एक पुनर्विकास स्कीम ला सकते हैं, ठीक है। तो अगर, और इसका कारण क्या है, बसावट या स्कीम, भाई उनकी बसावट इस तरह से है या ऐसी जगह पे है जहाँ से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो अगर 175 क्या कहता है कि एक पुनर्विकास स्कीम कैसे लाई जाएगी, तो सीएम साहब लाएंगे। सीएम साहब कब लाएंगे, जब सीएम साहब को लगता है कि यहाँ की स्कीम की वजह से, यहाँ की बसावट की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और उनके जान माल को हानि है, तो वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 176 पर। ये क्या कहता है, परियोजना या स्कीम को अनुमोदन के लिए नगर पालिका को पेश करना। आया समझ में? ये तो अपन ने जो भी स्कीम बनाई उसका फॉर्मेट तैयार कर लिया, अनुमोदन हो गया, और उसके बाद क्या होगा, अनुमोदन के लिए नगर पालिका को पेश किया जाएगा। वो कौन करेगा, तो देखो कोई भी स्कीम बनाई हमने तो उसको नगर पालिका तक भिजवाने का काम कौन करता है, सीएमओ साहब करते हैं। कौन करते हैं, सीएमओ साहब, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर साहब क्या करेंगे, विकास योजना के अनुमोदन के लिए नगर पालिका में पेश करते हैं, और नगर पालिका के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, या तो उसको पास कर देगी, या फिर फेल कर देगी, या फिर बोलेगी भाई साहब इसके अंदर चेंज करके लाओ तब पास करूंगा मैं, तो इसमें कुछ तो मॉडिफिकेशन करो, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला कुछ हिस्सा हटाओ, इसकी जगह ये वाला लेके आओ तब हम पास कर देंगे, ये हो सकता है। या फिर वो बोलते हैं पूरा ही गलत है भाई साहब, पूरा दोबारा बना के लाओ। कौन बना के लाएगा, सीएमओ साहब बना के लाएगा, बेचारे की बैंड बज गई। आगे समझ, तो दोबारा करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो क्या क्या ऑप्शन है, या तो हाँ कर देगी, हाँ भाई भाई बहुत अच्छी है, डन, काम खत्म, चलते हैं आगे। बोल देगी नहीं नहीं बहुत ख़राब है, हम इसको पास कर ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन, खत्म। तीसरा ऑप्शन है कि स्कीम के अंदर कुछ चेंज कर दो तो पास हो जाएगा, तो चेंज कर देंगे। या फिर स्कीम के नए प्रारूप की अपेक्षा करेंगे, भाई कि नया प्रारूप लेके आओ बिल्कुल ही फ्रेश, तब जाके काम होगा। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो 176 सिंपल है, क्या है कि भाई कोई भी स्कीम है वो सीएमओ साहब नगर पालिका के सामने रखते हैं, वो स्कीम के आने के बाद उनके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं, पास करना, फेल करना, चेंज करना, या फिर नया बिल्कुल ही लाने की बोल सकते हैं उनको, ठीक है। फिर बात करते हैं 177। ये क्या है, किसी स्कीम की घोषणा के बाद भूमि उपयोग और विकास पर प्रतिबंध। सीधी बात है, मान लो किसी एरिया के लिए नगर पालिका ने क्या कर दी, स्कीम लॉन्च कर दी, तो अब ऐसा थोड़ी है कि उस ज़मीन में मान लो कोई लोग रह रहे हैं, मतलब खाली ज़मीन है कुछ लोगों की वहाँ पे पर्सनल, पहले वो ऐसे पड़ी हुई थी, और उन्होंने, और जो नगर पालिका ने, उन्होंने वहाँ पे रेजिडेंस के लिए स्टार्ट कर दिया वो काम कि भाई इस पर सिर्फ रेजिडेंस रखेंगे, ये स्कीम रेजिडेंस के लिए बनाई जा रही है, उस हिसाब से नल की, बिजली की, बाकी सबकी आपूर्ति करना चाह रही है नगर पालिका। लेकिन एक भाई साहब को मचती है चुल, और वो क्या करते हैं, वहाँ पर फैक्ट्री लगा देते हैं, मतलब फैक्ट्री लगाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर मकान खाली पड़ा था इतने टाइम तक, तो उस वहाँ पे डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं बिना नगर पालिका की परमिशन के। परमिशन के बाद तो कर सकते हैं, पर अगर बिना परमिशन के सारा कर रहे हैं तो नगर पालिका की अनुमति के बिना अगर भूमि उपयोग नया कोई भूमि उपयोग कर रहे हैं जो था नहीं वो कर रहे हैं, मान लो पहले तो बिल्कुल खाली पड़ी थी और उन्होंने स्टार्ट कर दिया फैक्ट्री डायरेक्ट लगाना, ये नहीं कर सकते। या फिर कोई चेंज कर रहे हैं मतलब जैसे पहले एग्रीकल्चर करते थे, यहाँ पे खेती करते थे, और अब मूड जचा इनके, नहीं एग्रीकल्चर हो गया बहुत, अब क्या करते हैं अपन यहाँ पे फैक्ट्री लगा लेते हैं, तो वो भी नहीं कर सकते आप बिना अनुमति के। या फिर अपनी ज़मीन है उस पर कुछ बनाना है, उससे पहले भी आपको नगर पालिका की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। परंतु एक छूट दे रखी है, क्या, अगर नगर ग्राम पंचायत या पीआरआई की अनुमति मिल जाए तो वो जो डेवलपमेंट, मान लो कुछ ग्राम पंचायत ने परमिशन दे रखी है कि हाँ भाई ये बना लो आप, या कोई पंचायती राज सिस्टम में कोई भी नहीं भी परमिशन दे रखी है, तो उस परमिशन के माध्यम से आप कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये होता है 177। क्या समझ में आया, ठीक है। देखो 177 सिंपल है, घोषणा कर दी, उसके बाद लैंड यूज चेंज नहीं कर सकते, नया लैंड यूज नहीं कर सकते, इसके अलावा भूमि का डेवलपमेंट नहीं कर सकते, कैसे, जब तक कि नगर पालिका की परमिशन नहीं मिलती है। तो नगर पालिका ले लो, या फिर आपको ग्राम पंचायत या पीआरआई की परमिशन मिली हुई तो आप वो काम कर सकते हो। आगे समझ में, 171 सिंपल प्रोसेस है। आ जाते हैं 178 पे। ये क्या है, 178 बोलता है स्कीम का लैप्स हो जाना, कब हो जाएगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा है और अब पूछा भी जा सकता है 2 वर्ष, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे डायरेक्ट। देखो स्कीम को अनुमोदन या प्रकाशन, जिस दिन वो पास हुआ था स्कीम का, हाँ भाई पास हो गई, या फिर जिस दिन उसको
प्रकाशित कर दिया, यानी लागू। अब सिंपल है कि जिस स्कीम बन गई और उसके बाद अगर उसे गजट में पेश कर दिया जाता है उस दिन जो लागू मान ली जाती है, या फिर उसको अनुमोदन हुआ है प्रकाशन नहीं हुआ है तो भी उसके बाद अगर 2 साल तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया, ना तो उसको क्रियान्वित किया गया, लागू किया गया, या फिर ना उसको कैंसिल करते हैं, तो 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लैप्स, यानी समाप्त हो जाएगी। लैप्स का मतलब कंप्लीटली समाप्त हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आगे समझ में? तो कोई भी स्कीम कब लैप्स हो जाती है, कब व्यवगत हो जाती है, कब समाप्त हो जाती है, तो अगर उसको अनुमोदन करने या फिर जिस दिन उसका प्रकाशन हुआ था उस तारीख से 2 वर्ष तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, उसको लागू नहीं किया जाता है, तो उस कंडीशन में वो लैप्स हो जाती है 178 के तहत। अब आगे चलते हैं 179 पे आ जाते हैं। ये क्या है? कोई भी परियोजना स्कीम में मॉडिफिकेशन या फिर उसको वापस लेना है, कोई भी मॉडिफिकेशन करना हुआ, या फिर स्कीम को विड्रॉल करना है यानी वापस लेना है, या फिर प्रत्याहरण, इसके लिए नया शब्द है प्रत्याहरण, यानी वापस लेना है। ये हिंदी में आ सकता है तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो विड्रॉल हो या प्रत्याहरण हो या उसके अंदर कोई भी चेंज करना हो, रूपांतरण या फिर मॉडिफिकेशन करना हो, तो नगर पालिका क्या करती है, पहले जांच करेगी और जांच के बाद गजट में नोटिफिकेशन जारी करेगी। अब नोटिफिकेशन के बाद वो क्या कर सकती है, कोई भी स्कीम उसको विड्रॉल कर सकती है। तो विड्रॉल करने का काम किसका होता है? सिंपल ये ध्यान रखना, नगर पालिका के पास होता है, लेकिन विड्रॉल करने से पहले उसे जांच भी करनी होती है, और जब विड्रॉल कर लेगी उसके बाद उसे गजट में पेश भी करना होता है कि भाई हम ये वाली स्कीम है इसे वापस ले रहे हैं। गजट में लिख के भेजना होता है, क्योंकि सबके पास जाना जरूरी होता है, गजट में लिखा होना जरूरी होता है। ठीक है, तो दोनों तीनों काम होना नगर पालिका करेगी, जांच के बाद करेगी, और जब हो जाए कंप्लीट उसके बाद उसे गजट में पेश करेगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं 180 पर। किस पे? 180। नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार कर सकती है। भाई नगर पालिका खुद के हिसाब से तो बना ही रही है, लेकिन अगर नगर पालिका स्वयं खुद चाहे या राज्य सरकार अपेक्षा करे तो इस कंडीशन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो हमारे सीएमओ साहब हैं वो क्या करेंगे, नगर के किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार कर सकते हैं। तो भाई नगर पालिका खुद की स्वेच्छा से भी सीएमओ साहब को बोल सकती है भाई स्कीम बना ले, या फिर राज्य सरकार निर्देशित कर दे, राज्य सरकार बोले तो सीएमओ साहब को स्कीम रेडी करनी होगी, और स्कीम रेडी अपने एरिया के हिसाब से कर देगा। ठीक है, लास्ट हमारे आज की वो है 181। ये क्या कह रहा है? किसी भी परियोजना स्कीम की व्यावर्तियाँ, यानी सिंपल इसमें एक ही चीज़ याद रखने वाली है, मैंने पूरा मतलब थोड़ा कुछ है इसमें 4-5 लाइन, उसमें सिंपल एक ही चीज़ बोलता है, नगर पालिका कोई भी परियोजना स्कीम को लेकर पूर्णतः स्वतंत्र रहती है। उसमें मॉडिफिकेशन करना हो, कोई भी चेंज करना हो, कुछ भी नई स्कीम लाना हुआ हो, जो पुरानी है उसको स्टॉप करना हुआ, तो वो सब के लिए क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है। ये 181 का निष्कर्ष है इन द एंड। आया समझ में? तो ये है 181 का कंटेंट। तो आज हम जो पढ़ा है उसको रिवीजन, और पिछला पढ़ा है उसको रिवीजन करने के लिए मैंने बोला ही था, तो आज हम 159 से डायरेक्टली कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब 1 मिनट ब्रेक। अब देखो अपन ने लगभग 1 घंटे में जो पढ़ा है अभी 10 मिनट में रिवीजन हो जाए। देखो कैसे होता है। देखो अपन ने कल पढ़ा था 159 नगरीय सर्वेक्षण एवं मास्टर विकास योजना व अन्य योजनाएं तैयार करना। इसमें क्या पढ़ा था? सिंपल अपन ने भाई नगर पालिका क्या करती है, सबसे पहले सर्वेक्षण कराती है किस चीज़ का, कि भाई नगर पालिका के अंदर अपन कोई भी विकास करना है उससे रिलेटेड, और कोई जो विकास हो चुका है उसको ढंग से इस्तेमाल करने के लिए अपन क्या करते हैं, सर्वेक्षण करवाते हैं। सर्वेक्षण कराने के बाद महानगर योजना, जिला योजना समिति और जो हमारे टाउन प्लानर होते हैं, चीफ टाउन प्लानर, उनके साथ मिलकर योजनाएं तैयार की जाती है। ठीक है, इसके बाद योजनाएं, अगर मास्टर विकास योजना है वो 20 साल के लिए होती है। टाइम पीरियड याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। निष्पादन योजना है वो 5 वर्ष के लिए होती हैं। वार्षिक वाली है तो सिंपल समझ में आ जाएगा, 1 साल की होगी। कार्य योजना आ जाए या फिर वार्षिक लिखा हुआ है तो। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड के लिए अलग अलग बनाई जा सकती है, और राज्य सरकार निर्देश दे तो उस हिसाब से अलग तरह की भी बनाई जा सकती है। जो मास्टर विकास योजना है वो क्या की जा सकती है, तो इनको अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है, और हर जोन के लिए अलग अलग लैंड यूज, जैसे कि नगर पालिका है तो इधर वाला एक जोन नंबर 1 डाल दिया, जोन 2 डाल दिया, इधर एग्रीकल्चर, इधर रेजिडेंस, इधर IT सेक्टर, इधर इंडस्ट्री, इधर कुछ और के लिए, एजुकेशन के लिए, तो ऐसे अलग अलग लैंड यूज भी फिक्स किए जा सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद चलते हैं 160 के अंदर। ये क्या है? योजना तैयार करने, उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली जो प्रोसेस है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। भाई योजना तैयार कौन करेगा, तो नगर पालिका के द्वारा योजना का प्रारूप तैयार किया जाएगा। उसकी एक कॉपी कहाँ जाएगी, तो उसकी एक कॉपी जाएगी इंस्पेक्शन के लिए, और एक कॉपी को क्या कर देते हैं, नगर पालिका के सामने रख देते हैं आपत्ति के लिए कि भाई अगर आपको कोई गड़बड़ लग रही है तो आप हमको आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। फिर उस आपत्ति का क्या होता है, रिव्यू होता है। कौन करेगी? एक सलाहकारी कमेटी बनाई जाती है, किसके द्वारा? नगर पालिका के द्वारा। और वो कमेटी में कौन कौन होते हैं, तो नगर पालिका के सारे सदस्य, निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो चाहे पदेन हो, सारे सदस्य आ जाते हैं। इसके अलावा NGO आ जाते हैं, NGO से 6 मेंबर लेते हैं अपन। फिर एक जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं होती है वहाँ से 6 मेंबर लेते हैं। नगर पालिका के जो सम्मानित आदमी होते हैं उनमें से 6 इंसानों को लिया जाता है, और उद्योग वाणिज्य व्यापार के हैं वहाँ के भी प्रतिनिधियों को यहाँ इसमें शामिल किया जाता है। और फिर ये क्या करती है, ये समिति जो ये आपत्तियाँ हैं वो भी देखती है, और उन सबको रिव्यू करने के बाद, देखने के बाद एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करती है, और उसको
समिति के द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है। अनुमोदन करने के बाद समिति उसे राज्य सरकार के पास भेजती है और राज्य सरकार उस पर फाइनल क्या करती है, मोहर लगा के बोल देती है हाँ भाई ठीक है, तैयार कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आता है 161, भाई ये योजना बनाई है वो लागू कितनी तारीख से होगी, कौन सी तारीख से होंगी, वो कैसे पता चलेगा। तो जिस दिन राज्य सरकार मंजूरी देती है उसके बाद क्या करती है, जो नगर पालिका उसे लोक नोटिस पे क्या करती है, पब्लिक नोटिस में उसे जारी कर देती है। और जारी करती है उस दिन ही जिस दिन उसका प्रकाशन होता है, उस दिन की पहली तारीख को ही, जिस दिन प्रकाशन होता है उस प्रकाशन की तारीख को ही क्या कर दिया जाता है, उसे स्कीम को लागू मान लिया जाता है। ठीक है। फिर आ जाते हैं 162, योजना के पश्चातवर्ती उत्पादन, यानी जैसे लोग जो योजना है वो लागू हो जाती है और उसके बाद अगर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना है, उपांतरण करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो वो किस प्रकार से किया जाएगा उसकी बात इसके अंदर की जाएगी। तो राज्य सरकार के जो पूर्व अनुमोदन पहले सबसे पहले क्या करना होता है, अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है स्कीम के अंदर तो उससे पहले राज्य सरकार की परमिशन लेनी होती है। परमिशन के बाद नगर पालिका उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है, लेकिन मॉडिफिकेशन किस किस में नहीं होगा, ये एक नोट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देख लेते हैं। 3 चीज़ों के अंदर चेंजेस नहीं होनी चाहिए। क्या क्या, जो मेन जो योजना बनी हुई थी उसका पूरा फॉर्मेट ही चेंज नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं कि बनाए किसी पर्टिकुलर काम के लिए तो वो काम ही भूल गए और दूसरे काम के लिए ले आए उस योजना को, वैसा नहीं हो सकता। जो उसके भूमि यूज की सीमा है, भाई 10 बीघा यूज़ लेना है तो वो 10 बीघा ही यूज़ होगा दूसरे काम के लिए भी। ऐसा नहीं है कि आप उसकी सीमा को 12-15 बीघा कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। और मान लो 200 की जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बनाई गई तो भाई इस एरिया में इतने लोग इससे प्रभावित होने चाहिए। आप ऐसा कर देते हो 1000 लोगों के लिए बनाई थी और अब उसमें 10 लोग ही रह गए प्रभावित, वैसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद मॉडिफिकेशन के लिए प्रोसेस वही रहती है और पूरी प्रोसेस करने के बाद जनता से आक्षेप मांगे जाएंगे कि हाँ भाई आपत्ति दे दो आप अपनी। आपत्ति के बाद उसे मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई करने के बाद राज्य सरकार क्या करती है, लास्टली उसे अप्रूव कर देती है। अप्रूव करने के बाद उसे पब्लिक नोटिस में जारी कर लिया जाता है और जिस दिन जारी होता है उसी दिन से उसे लागू मान लिया जाता है। सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है 163, जिसमें क्रियान्वयन कौन करेगा। सिंपल है, नगर पालिका ने बनाया, नगर पालिका उसे क्रियान्वित करती है, सीएमओ नहीं करता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, डाउट पैदा नहीं करना है यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। 164, इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गई योजनाएं इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई समझाएगी। अब देखो ये एक टाइम 2009 में, तो उससे पहले भी तो मास्टर योजनाएं बनी हुई होंगी, विस्तृत योजनाएं, निष्पादन योजनाएं बनी हुई होंगी, तो वो कहाँ जाएंगी। तो जो योजनाएं चल रही है वो आगे कंटिन्यू रखी जाएगी, ये एक्ट यही बोलता है, आगे कंटिन्यू रखी जाएगी। लेकिन अगर इस एक्ट में जो लिखा है और जो योजना में इसमें अगर विरोधाभास है कोई चीज़ को लेके, तो उस कंडीशन में जो 2009 का वाला एक्ट है उसे प्रभावी मान लिया जाएगा और जो विरोधाभास को हटाकर ये वाले जो एक्ट की जो बातें हैं वो उसके अंदर शामिल कर ली जाएगी। आगे समझ में, बस इतना से ध्यान रखना है, वरना आगे बाकी चीज़ें कंटिन्यू रखी जा सकती है। तो ये 166 ये कहता है। आ जाते हैं 165 पे। भाई योजना बना दी, लागू भी कर दी, अब उसको रिव्यू भी तो करना है टाइम पे, भाई जो बनाया है वो सही चल रही है नहीं चल रही योजना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है उसके अंदर, तो वो वाली बात हो रही है। तो कौन करता है रिव्यू, नगर पालिका करती है, या तो खुद कर लेगी या फिर राज्य सरकार क्या कर देगी, ऑर्डर देगी तो नगर पालिका को करना पड़ेगा। फिर कितने टाइम पीरियड के अंदर करना होता है, तो 10 साल के भीतर भाई 10 साल के भीतर, 5 साल बाद कर लिया, 8 साल बाद कर लिया, 10 साल, तो 10 साल से पहले तो करना ही पड़ता है। फिर इसके अंदर क्या क्या करना होता है, 2 काम करने होते हैं। एक तो नागरिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करनी होती है आपको, और एक भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना। जो भी आपने लैंड यूज कर रखे उनके लिए एक बढ़िया सा मानचित्र बनाना होता है। इसके अलावा रिव्यू में योजना की तैयारी, प्रकाशन, मंजूरी, सबको जितने भी काम लिए ना बनने, सारे के सारे रिव्यू किए जाते हैं। मतलब एक तरह से ये मान लो पूरी प्रोसेस को रीचेक किया जाता है कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं थी बनाया तब, अब जो प्रोसेस चल रही है वो सही चल रही है, सही ढंग से काम हो रहे नहीं हो रहे, वो सारी चीज़ देखी जाती है रिव्यू के अंदर। ठीक है। फिर आ जाते हैं 166 के अंदर, विकास क्षेत्रों की घोषणा, डेवलपमेंट एरियाज घोषित किए जाते हैं। ये क्या होता है, तो राज्य सरकार क्या करती है, नगर पालिका राज्य सरकार से पहले परमिशन लेती है। परमिशन लेने के बाद राजपत्र में इसे प्रकाशित कर दिया जाता है। प्रकाशन के बाद नगर पालिका के द्वारा इसकी घोषणा कर दी जाती है। तो राज्य सरकार से परमिशन लेते हैं, परमिशन लेने के बाद राजपत्र में इसे प्रकाशित करते हैं और फिर नगर पालिका घोषणा कर देती है कि हाँ भाई ये वाला एरिया है या ये वाली जगह है नगर पालिका के अंदर, इसे डेवलपमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है। ठीक है। फिर घोषणा के जैसे इसको घोषणा कर दी जाती है इस एरिया की, उसके बाद कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं इस एरिया पे कि भाई इस एरिया के अंदर आप नगर पालिका की परमिशन के बिना ना तो कोई लैंड यूज स्टार्ट कर सकते हो, या फिर जो चल रहा है उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, और जो आपका भूमि पर विकास है वो नहीं कर सकते, कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते बिना नगर पालिका की परमिशन के। ठीक है। लेकिन कुछ काम किए जा सकते हैं, कौन कौन से, ये देखो, भवन का रखरखाव, एक तरह से मतलब भवन के बाहर की चीज़ों में चेंज नहीं होना चाहिए। आप अंदर ही अंदर, जैसे आपको 2 कमरे, एक कमरा था उसको 2 बनाया तो बीच में दीवार खड़ी कर दी, अंदर कोई इंटीरियर चेंज करना है तो अंदर वाले जो चेंज है जो वो कर सकते हो, लेकिन बाहर का कोई चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर किसी अन्य प्राधिकारी ने आपको परमिशन दे दी है, आदेश दे दिए गए हैं,
तो परमिशन के बाद आप ये काम कर सकते हो। या फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी जनता के हित में कोई ऐसा काम करना है, जरूरत अचानक, तो वो उस काम के लिए भी क्या कर सकते हैं, नगर पालिका के परमिशन के बिना वो विकास कार्य कर सकते हैं। आगे समझ में। 166 167 की बात करते हैं। अप्राधिकृत विकास या योजना के असंगत उपयोग के लिए शास्ति। मतलब आपको क्या किया, आपने बिना परमिशन के मकान तैयार कर लिया, या फिर जो परमिशन की जो शर्तें थी उसका उपयोग नहीं किया, क्या परमिशन की टाइम सॉरी परमिशन की जो टाइम पीरियड थी, टाइम लिमिट थी, वो पूरी हो चुकी है और उसके बाद भी आप कंटिन्यू ये काम कर रहे हो, तो उन सारी कंडीशन में ही आपके द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उन्हें अप्राधिकृत घोषित कर दिया जाएगा, उसे अप्राधिकृत विकास की संज्ञा कर दी जाएगी। तो क्या क्या है, नगर पालिका अनुमति के बिना विकास कर रहे हो, अनुमति की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हो, या अनुमति रद्द होने के बाद भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या किया जाते हैं, आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। आप अगर उल्लंघन कर रहे हो तो उस कंडीशन में 5,000 का जुर्माना लगा दिया जाएगा, और उसके उल्लंघन कर लिया, जुर्माना लग गया, और उसके बाद ही भाई साहब आप नकटे हो, आप सुधर नहीं रहे हो, तो आपके ऊपर 100 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला केस। अगर आपने अनुमति ले ली थी लेकिन उसकी टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, और टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी आप ये काम कर रहे हो, तो उस कंडीशन में 2,000 रुपये का जुर्माना, और उसके बाद जारी रख रहे हो तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, आगे समझ में ये वाला चीज़। फिर आ जाते हैं 168 में। अप्राधिकृत विकास हटाने की अपेक्षा कर नहीं सकती। मान लो आपने विकास कर लिया तो नगर पालिका आएगी, हटाएगी भी तो सही, हटाने की बोला कि भाई आपको नोटिस दे दिया, हटाना है आपको, नगर पालिका ने आपको नोटिस दिया स्वामी को, या अप्राधिकृत विकास करता हो, नोटिस के 1 महीने के भीतर ना तो विकास की पूर्व स्थिति, मान लो आपने ये कमरा मकान जगह खाली थी, आपने यहाँ पे टीन सेट डाल लिए, और नगर पालिका आगे नोटिस देगी भाई साहब ये टीन सेट हटाओ आप यहाँ से, बिल्कुल पहले जैसा था वैसा वैसा कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, एक महीने का टाइम भी दे देती है। या फिर आपने क्या किया, बना मकान तो नहीं बनाया लेकिन आप पहले यहाँ पे फसल उगा रहे थे, और आप क्या करते हो भाई साहब, आपने यहाँ वो कर रहे हो, फैक्ट्री चला रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो तो दोनों ही काम के लिए आप क्या करेगी, नगर पालिका रोक देगी। और आप नहीं रुकते हो तो आपके ऊपर 5,000 का जुर्माना लगा जाएगा पहले तो, फिर भी नहीं रुकते हो तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगेगा, फिर भी नहीं रुकते हो तो एक नोट, तो फिर क्या करती है नगर पालिका, आपके ऊपर क्या कर देगी, केस कर देती है, और केस में जो खर्चा आएगा ना वो भी आपको ही देना पड़ेगा। ये सिस्टम समझ में आ गया। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन नगर पालिका के द्वारा खोला रखा जाता है कि अगर जो स्वामी है या जो अपराधिकृत विकास कर रहा है, अगर वो नगर पालिका से परमिशन ले आता है, एप्लीकेशन दे देगा नगर पालिका को, भाई साहब हमसे गलती हो गई, हमको ये वाली परमिशन चाहिए थी, हमने लेना भूल गए, और नगर पालिका उसे परमिशन दे देती है तो जो नोटिस दिया गया था वापस ले लिया जाएगा। अगर परमिशन नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में वो नोटिस आगे चलता रहेगा, फिर ये वाली प्रोसेस, इधर वाली प्रोसेस जारी रहेगी। ठीक है, ये 168 है। फिर आ जाते हैं 169 पे। ये क्या है, अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति। 167 के तहत जो अप्राधिकृत विकास स्टार्ट किया गया था, स्टार्ट तो हो गया लेकिन पूरा नहीं हुआ अब तक, तो नगर पालिका क्या कर सकती है, उसे रोकने के लिए ऑर्डर दे सकती है। तो नगर पालिका क्या करेगी, नोटिस निकालेगी, भाई काम रोको, काम रोक दो भाई साहब, काम रोको, नोटिस निकाल देती है। अगर उसकी पालना नहीं करता है तो 5,000 का जुर्माना, अगर उसके बाद भी कंटिन्यू रखता है तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना। ठीक है, ये सारा काम कर दिया, इसके बाद भी भाई साहब रुकता ही नहीं है इसके बाद भी काम जारी रखता है, तो नगर पालिका पुलिस लेके जाएगी, भाई साहब के मकान वकान हटाएगी और उसके औजार सामग्री जब्त कर लेगी। ठीक है, भाई साहब इतना नकटा हटाने के दौरान और उसके दौरान, मान लो ये वाला हटाया था इन्होंने, पुलिस की कार्रवाई की थी, और इस दौरान कोई भी हानि होती है ना, तो उसके जिम्मेदार नगर पालिका नहीं रहेगी, उसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके नगर पालिका पे केस ठोक दो कि नगर पालिका हमारी बिल्डिंग तोड़ दी, नुकसान कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, इसके अलावा ये वाला काम कर दिया, ऊपर कार्रवाई की, और उसके बाद भी भाई साहब नहीं रुक रहा, पुलिस वाले कार्रवाई करवा ली, हटा दिया सब कुछ, तब भी नहीं रुक रहा, तो फिर वापस 5,000 का जुर्माना और 200 रुपये पर डे के हिसाब जुर्माना चालू कर देते हैं उसका। ठीक है, फिर आता है 170 अप्राधिकृत अस्थायी विकास। ये तो विस्थायी विकास हटाने की बात हो रही थी, अभी अस्थायी मतलब कोई झोपड़ी बना दिया आपने, या कोई टेंट लगा रखा है आपने रोड पे कहीं पर भी ऐसी जगह जहाँ नहीं लगाना होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अस्थायी अपराधिकृत विकास है तो नगर पालिका क्या करेगी, सिर्फ एक नोटिस देगी। ठीक है, और 15 दिन का टाइम देगी, उसमें तो 1 महीने का दे रखा था, इसमें 15 दिन का टाइम देगी, भाई साहब हटा लो इसको फटाफट। अगर आप नहीं हटाते हो तो नगर पालिका आपको कोई नोटिस नहीं देगी, उसके बाद सिंपल आपको हटा देगी, उठा के फेंक देगी, सिंपल बात खत्म। लेकिन अगर यह स्थायी मतलब ऐसा है कि आपने खाली ज़मीन पड़ी थी और उधर फसल के लिए अलाउ नहीं था और आपने फसल उगा दी, तो उसके अंदर 15 के नहीं, 1 महीने नहीं, 6 महीने का टाइम देती है, भाई फसल उगा लो, काट लो इसे, खा लो इसे उतना टाइम देती है नगर पालिका इसके लिए। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि भाई कोई जो काम किया है आपने वह अस्थायी है या नहीं है,
उसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास होता है? नगर पालिका के पास होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं 171 पे। ये क्या है? भूखंड के उप विभाजन या पुनर्गठन या निजी मार्ग बनाने की परमिशन। ये क्या होता है? तो सिंपल है, देखो नगर पालिका क्या कर सकती है, किसी भी योजना बनाती है उस तारीख में, मतलब आपके पास कोई भी एरिया था, उसमें आपको कोई भी उप विभाजन करना है, जैसे कि आपका एक खेत था, उसको 2 बेटों में बांटना है, तो 2 भाग करने हैं उसके, या फिर 2 भाग थे उनको मिलाना है और 1 भाग बनाना है, भाई दोनों भाई राजी हो गए, एक साथ रहना है। या फिर एक मकान है और उसमें रास्ता चाहिए आपको, निजी मार्ग, पर्सनल मार्ग निकालना है, तो वो कैसे होगा? तो इन सब के लिए क्या करना होता है आपको? एक तो परमिशन के लिए लेटर लिखना होता है, सारी जानकारी भरनी होती है, एक फीस जमा करा के नगर पालिका को सौंपना होता है परमिशन लेने के लिए। नगर पालिका परमिशन दे भी सकती है, नहीं भी दे, या किसी शर्त लगा दे, कंडीशन के साथ परमिशन दे सकती है। लेकिन आपने क्या किया? परमिशन ही नहीं ली, या फिर उसने जो शर्तें लगाई थी उनका पालन नहीं किया, तो उस कंडीशन में नगर पालिका क्या करती है? स्वामी को नोटिस देती है कि जो आप जो काम कर रहे हो उसे रोको सबसे पहले, और आप अगर उसका पालन नहीं करो तो 5,000 रुपये और 200 रुपये पर डे के हिसाब से आपके ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाएगा। सिंपल, आगे चलें। 172 उपगत या व्यय की वसूली। अब जो भी अपन काम कर रहे हैं 168, 169, 170, 171 में जो भी नगर पालिका खर्चा कर रही है, भाई उनको हटा रही है, ला रही है, पकड़ रही है, कुछ भी काम कर रही है, उसके अंदर भाई नगर पालिका खुद का खर्चा भी हो रहा होगा। उस खर्चे की वसूली है ना, उस स्वामी से की जाएगी, या जो दोषी व्यक्ति उसी से, या जो डिफॉल्टर उससे की जाएगी। किस रूप में? भू राजस्व के बकाया के रूप में। किस रूप में? भू राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर आ जाते हैं 173। इसके आगे अपन ने कंटिन्यू पढ़ लिया है। तो आज की क्लास को हम यही विराम देंगे। आशा करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा। पिछली क्लास का भी रिवीजन हो गया है। देखो हमें 17 पे शुरू किया था, 30 तक है, मतलब 13 मिनट के अंदर अपन ने पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप रिवीजन बहुत, जो तो मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर आप अपन खुद से पढ़ते हैं तो और भी कम टाइम इसमें लगता है। तो आप जितना जल्दी रिवीजन करने की आदत डालेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है, जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतना। देखो मेरा ऐसा है कि कम से कम जो भी पढ़ रहे हो ना उसे 20-20 बार तो पढ़ो। और ये एक्टिव अगर है तो वो तो 30-30 बार पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर 30 बार अपनी आंखों से निकल जाएगा, आपने बोल लिया ना उसको 30 बार, तो कोई माइका लाल आपको नहीं रोक रहा है। तो सिंपल है, शायद टारगेट बना लो कि हाँ भाई 1 बार रिवीजन कर लिया, उसके बाद लिखो 1 बार कर लिया मैंने आज, दूसरा बार हो गया मैंने 2 बार रिवीजन कर लिया भाई साहब, 3 बार कर लिया मैंने, ऐसे लिखो। इससे क्या है, हमें कॉन्फिडेंट रहेगा। हमें 30 टारगेट पूरा करना है। अभी खूब टाइम है अपने पास, अच्छा खासा टाइम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने रखी हुई है, और बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अधिकारी वाली पोस्ट है। अगर वैसे देखा जाए ना तो मतलब एक तरह से एज ए तहसीलदार पोस्ट के लेवल की पोस्ट मानता हूँ मैं इसे। उतने हमारे पास पावर होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो एक अच्छी खासी पोस्ट है, बहुत इजी वे में मिल जाती है। इसके लिए ना तो हमें प्री मेंस और इंटरव्यू वाले वो जोन में नहीं घुसना पड़ता है। सिंपल एक एग्ज़ाम है, 2 पार्ट, एक एग्ज़ाम है, छोटा सा एग्ज़ाम है, 2 घंटे का, दिया काम खत्म। अगर हम अच्छे से तैयारी करेंगे एक ही बार में निकाल सकते हैं। बहुत ईजी टास्क है, बस हमें कॉन्फिडेंट रहना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, बस सिंपल इतना सा लॉजिक है। तो आप कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू रखो अपनी स्टडी को, क्लासेज आपकी अप टू डेट आती रहेगी। और क्लासेस कैसी लगती है प्लीज़ बताया करें कमेंट में। और नोट्स में काफ़ी मेहनत लगती है, तो थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिले चलती रहती है, पर थोड़ा मैनेज कर लो। आपके वैकेंसी आने से पहले पहले मैं आराम से करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम। रहो आप अपनी पढ़ाई को ध्यान रखो, बस सिंपल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।